तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो किसी अलग जगह पे आ चुका होता है और कहता है, मैं जब भी सोता हूँ तो मैं अपने आप को इस टूटे फूटे और स्मोक से भरे आइसलैंड पर पाता हूँ, जहाँ ऐसा लगता है मेरे अलावा इस आइसलैंड पर कोई लाइफ ही ना हो। तभी वो किसी चीज को देखता है और कहता है, क्या ये कोई इंसान है? वही हम उस पर्सन को देखते हैं जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा अबिस में इंतजार करूंगा। जिसके इतना कहते ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने नींद से बाहर आ जाता है और कहता है, दोबारा वही अजीब सपना, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? तभी कोई कहता है, सोरा जल्दी उठ जाओ नहीं तो तुम दोबारा लेट हो जाओगे। जिसपे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी सोरा कहता है, हाँ आ रहा हूँ। साथ ही वो सोचता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं उस पर्सन को जानता हूँ जो रोज मेरे सपनों में आता है। और साथ ही आखिर ये अबिस क्या है? क्या ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस समय में कुछ ज्यादा ही स्टडी कर रहा हूँ? तभी उसके डैड उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, हे सोरा, क्या तुम आज भी देर तक सोए हो? जिसपे सोरा कहता है, डैड मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी 15 साल का हो चुका हूँ। जिसपे उसके डैड कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम मेरे इस स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी को देखो। जिसपे सोरा कहता है, मुझे नहीं देखना, अगर हम लोग इस छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रहते तो मैं आपको रोज नेकेड नहीं देखता। जिसपे उसके डैड कहते हैं, ठीक है, जब मैं थोड़ा अमीर हो जाऊंगा तो हम सब एक बड़े घर में रहेंगे जहाँ तुम्हारा और रिकू का अलग रूम होगा। जिसपे सोरा कहता है, हाँ आप यही बात 5 साल से कहते आ रहे हैं। जो सुन के उसके डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं, जब से रिकू सेल्फ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है तब से लाइफ और भी इजी हो गया है। वही सोरा सोचता है, तकरीबन 3 साल हो गया ब्रदर को सेल्फ डिफेंस फोर्स ज्वाइन किए और मैं भी प्लान किया था कि मैं फ्यूचर में सेल्फ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूंगा और लगता है अब समय हो गया है इन्हें गुड बाय बोलने का। मेरे डैड जो हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं और मेरी मॉम जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये हम सबको काफी ज्यादा प्यार करती है। हालांकि इनके साथ रहने में मुझे काफी अच्छा लगता है, जैसे कि ये जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहे। लेकिन मैं हमेशा से ये जानता था कि ये पीसफुल जिंदगी एक ना एक दिन अपने अंत पे आएगी, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि ये अपने अंत पर ऐसे आएगी। एक अजीब टावर अचानक सिटी के बीचों बीच अपीयर हो गया और मैं ये नहीं जानता था कि ये टावर ह्यूमन काइंड के फ्यूचर को कितना ड्रास्टिकली चेंज कर देगा। लेकिन एक चीज जो मैं जानता था वो ये था कि ये अजीब टावर कहीं ना कहीं मेरे उस अजीब सपने से जुड़ा है। तभी सोरा के ब्रदर का कॉल आता है जो अपने पेरेंट्स से कहता है, सब ठीक है, बस मुझे सेल्फ डिफेंस फोर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। वही सोरा कहता है, यही वो बात थी जो मेरा ब्रदर एक कमजोर आवाज के साथ बोला। जिसके बाद मैंने अपने ब्रदर से कांटेक्ट खो दिया। साथ ही न्यूज पे बताया जा रहा होता है दुनिया भर में टावर के अपीयर होने की जो संख्या है वो 20 पर पहुंच गया है, तो जब तक आप अपने घर में हैं तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी वो न्यूज ब्रॉडकास्ट भी अचानक से बंद हो गया, जिसके बाद वही न्यूज बार बार रेडियो के थ्रू आने लगा। तभी रेडियो के थ्रू एक आर्डर आया जिसमें कहा गया कि सभी पर्सन जो सिटी में है वो इवैक्यूएट होके शेल्टर में चले जाए। वही मॉम, डैड और मैं इवैक्यूएट होके शेल्टर की तरफ जाने लगे। साथ ही मॉम ने घर पे ब्रदर के लिए एक लेटर को रखा था। जो भी चीज हम लोग रास्ते में देख रहे थे वो किसी भयानक चीज की तरफ हिंट कर रही थी। जैसे जितने भी सोल्जर्स अपने व्हीकल से जा रहे थे उनके फेस पर एक हॉरिबल सी फीलिंग थी। साथ ही उनके व्हीकल्स पर किसी अजीब चीज के क्ला के निशान थे और उनके व्हीकल के अंदर से किसी चीज के सड़ने की स्मेल आ रही थी। वही शेल्टर के अंदर का माहौल पूरी तरह शांत था, जहाँ लोग डिप्रेशन और फियर में थे, जो मुश्किल से ही किसी से एक भी शब्द बोल रहे थे, जिन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो बस ये अपने मौत के इंतजार में है। वही इस शांत माहौल में कुछ ऐसे ट्रबल मेकर्स थे जो वो हर एक चीज कर रहे थे जिसे बाकी लोग उन्हें जान सके। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो एक छोटे लड़के के पास जाके कहता है, बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारे ब्रेड को चुराने? जिसपे वो छोटा लड़का कहता है, मैंने तुम्हारे ब्रेड को नहीं चुराया, सभी को एक एक पीस ब्रेड दिया गया था, तो तुमने अपने ब्रेड को पहले ही खा लिया होगा। जो सुन के वो पर्सन उस छोटे लड़के के पेट में मारता है और उसके ब्रेड को उससे लेते हुए कहता है, मेरा पेट उस एक ब्रेड से नहीं भरा, तो क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारे ब्रेड को भी ले लूं? जिसपे वो छोटा लड़का डरते हुए कहता है, साथ ही वो पर्सन उस लड़के से कहता है, तो जब तक ये सिचुएशन खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे जितने भी ब्रेड होंगे वो सभी मेरे होंगे, ये बस कुछ दिनों की ही बात है, तो तुम मरोगे नहीं। तभी सोरा के डैड उस पर्सन से कहते हैं, ओए तुम आखिर ये कर क्यों रहे हो? जब तुम सिचुएशन को अच्छी तरह से जान रहे हो तो उस लड़के का ब्रेड उसे वापस करो। जिसपे वो पर्सन कहता है, बूढ़े आदमी तुम अपने काम से मतलब रखो, दूसरों के मैटर में मत पढ़ो। इतना कह के वो सोरा के डैड को पंच करने जाता है, लेकिन सोरा के डैड उसे एक लात मार के नीचे गिरा देते हैं और उसके पास से वो ब्रेड लेके उस छोटे लड़के को दे देते हैं। तभी वो पर्सन वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। वही
सोरा अपने डैड के लिए चिंता करता है, जिसपे उसके डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं इस पर्सन पे नजर रखूंगा। तभी वहाँ एक सोल्जर आते हुए कहता है ये एक इमरजेंसी मैसेज है, सभी सिटीजन्स इवैक्यूएट शेल्टर को छोड़कर पीछे के रास्ते से किसी एक ट्रक में चढ़ जाए। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है आखिर हम लोग ऐसा क्यों करें, पहले हम लोग 2 दिन तक अपने घर से नहीं निकले, फिर हम लोगों को इस शेल्टर में इवैक्यूएट किए गए और अब तुम कह रहे हो कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर हम लोग टैक्स किसके लिए पे कर रहे हैं। तभी उस गेट के बाहर से कुछ अजीब आवाज आने लगती है, जो देख के वो सोल्जर कहता है जल्दी यहाँ से भागो, वो सब यहाँ आ गए हैं। वही सोरा कहता है मॉम डैड जल्दी करिए। साथ ही वो पीछे की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे इसके बारे में एक बुरा फीलिंग हो रहा है। वही वो सोल्जर उस गेट को रोका होता है। साथ ही वो कहता है मैं इन्हें और देर तक नहीं रोक सकता, जल्दी करो और जाके व्हीकल्स में बैठ जाओ। तभी वो गेट टूट जाता है और कुछ अजीब मॉन्स्टर्स उस सोल्जर को मार के उस शेल्टर के अंदर घुस जाते हैं, जिन्हें देख के सोरा सोचता है आखिर ये अजीब मॉन्स्टर्स क्या है और इस दुनिया में हो क्या रहा है।